बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रिगार्डिंग टू दी इलेक्ट्रिक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेशनशिप। तो हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में होगा। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी PHY 509 MSc Physics first semester and fall 2021. So in the last lecture we have discussed about a lot of things regarding the consequences of the special theory of relativity. So in this regard we have discussed about Lorentz transformation, relativity of simultaneity, length contraction, time dilation, velocity addition formula, mass variation with velocity, mass energy equivalence, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इन सारी चीज़ों पे हमारी डिस्कशन जो है पिछले लेक्चर में बेशुमार दफ़ा हो चुकी हुई है। आज का लेक्चर जो होगा वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पे होगा और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है वो डिफाइन किया जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के ऊपर किया जाएगा कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आप जानते हैं कि किस तरह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वर्क करती हैं। इफ़ यू हैव टू फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम, तो एक फ्रेम जो है एस प्राइम फ्रेम है, दूसरा एस फ्रेम है। तो एस प्राइम फ्रेम हम सपोज करते थे कि वो आपके पास कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है दैट इज अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, सो इट इज कॉल्ड द रिलेटिविस्टिक स्पीड। और इन सारी बातों को नजर रखते हुए हम डिफाइन किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो आपका मैस है दैट इज द relative mass and the apparent mass becomes the gamma times of m naught, where जो है आपके पास गैमा जो है वो बराबर होता है 1/एप्सिलॉन 1/√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। और गैमा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपके पास गैमा की वैल्यू इंक्रीज करती है। देन दिस गैमा इज इंक्रीजिंग फॉर विद द इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। जितनी जितनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गैमा बढ़ता है। एंड यू कैन डिफाइन द गैमा एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आल्सो। और ये गैमा और वेलोसिटी की वैल्यू अगर देखी जाए तो व्हेन वी गो फॉर अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट तो ये शार्पली इंक्रीज करती है, अदरवाइज गैमा की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। आपने ये भी कल पिछले लेक्चर्स में डिफाइन किया हुआ था कि आपके पास जो गैमा की वैल्यू है फॉर द केस व्हेन द v इज मच लेस देन c, ये हमेशा क्या होगी, 1 होगी। सो दिस इज द रीजन वेयर आपके पास जो गैमा की वैल्यू है वो 1 रहती है जब आपके पास क्या है जी, वेलोसिटी जो है इज मच लेस देन c है। व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अप्रोचेस टू स्पीड, when velocity is equivalent to c, then this gamma is going to be increasing and it becomes greater than 1. So this is the case when we have interested here कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इंक्रीज आता है मोमेंटम में, मैस में और उनकी एनर्जीज के अंदर, ये किस तरह से आता है और हम इनको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हम इन बातों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखें कि आपके पास जो है एक फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम, उसके अंदर एक ऑब्जर्वर है। दोनों ऑब्जर्वर जो है वो अवेलेबल हैं। एक ने मोमेंटम जो है वो स्टडी करना चाह रहा है, लीनियर मोमेंटम इस बॉल का, और उसके मुताबिक हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि आपके पास इसका मोमेंटम किसके बराबर होगा। तो उस हवाले से हम ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो उसके वाले से देखें तो किस तरह से हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। So to account the conservation momentum, inertial frame design must be modified to satisfy these conditions. The linear momentum of isolated system must be conserved in null collision. So the relativistic value calculated from the linear momentum approaches the classical value as u approaches to 0. So the momentum can be defined as mu over 1 minus u square over c square, और you can define this as 1 over u square over c square वाला ये टर्म है, it can be taken as a gamma, और ये जो है हम डिफाइन कर सकते हैं gamma की बुनियाद पे। So this gamma is basically written here as 1 over something, this one, इस फॉर्मूले के मुताबिक। हालांकि अगर आप डिफाइन और लिखना चाहें कि मोमेंटम किस तरह से कंप्यूट किया गया है तो वेरी सिंपल फार्मूला, एम यू, u is the speed of the particle and m is the relativistic mass। सब लोग जानते हैं कि
So here we can see here the momentum can be written as in this form: m is equal to u, where m is basically the relativistic mass and u is basically the speed of the particle, so or velocity of the particle. So we can see here this relativistic mass can be written as in terms of the gamma and gamma naught. तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू gamma नॉट है, और उसके मुताबिक आप ये सारी जो वैल्यूज हैं उसके मुताबिक चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो आपके पास ये जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप ली जा सकती हैं, और उसके मुताबिक जो है हम इन सबको कर सकते हैं। सो एज अ सेकेंड में वी कैन पुट दीज वैल्यूज हेयर, और हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एंड वी कैन डिफाइन द मोमेंटम अगेन एज p इज इक्वल टू gamma naught gamma m naught u here, and this is the relativistic momentum. And this relativistic momentum explains that कि आपके पास अगर वही वाला ग्राफ दोबारा से हम बनाते हैं तो दिस इज द p for this time and this is the v है और u है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के मुताबिक आपकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से डिफाइन की जा सकती हैं। दिस इज द वैल्यू p नॉट है, ये वो पी नॉट है जो रेस्ट पे है, तो दिस इज दी पी नॉट मोमेंटम। और आपके पास जो है ये मोमेंटम यूँ डिफाइन किया जाता है, एंड दिस इज दी यू इज इक्वल टू सी कंडीशन। तो इस कंडीशन के मुताबिक आपका जो मोमेंटम होगा वो किस तरह से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, आइए देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर। देन सारी वैल्यूज के लिए ये आपकी वैल्यू जो है पी की वैल्यू जो होगी वो क्लासिकल मोमेंटम के बराबर रहेगी। बट जैसे जैसे आपकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाने की कोशिश करेगी तो ये आपका जो मोमेंटम है ये राइज करना शुरू करता है, और इस ग्राफ से आप ये चीज़ कंडीशनली निकाल सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह वो गैमा की वैल्यू है जो यहाँ पे तो रहती है 1, जबकि यहाँ पे जो है गैमा की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन आपके पास ये शार्प इंक्रीज आना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से हम इन सारी चीज़ों को इंटरेस्टेड है समझने में। तो इसी तरह से आप जानते हैं कि मोमेंटम और फोर्स का एक गहरा ताल्लुक है, और चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइड द फोर्स। तो इसीलिए आपका जो अगर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है अगर आपको वो पता है तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम से हम क्या ले सकते हैं, हम फोर्स की वैल्यू को भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप फोर्स की वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप रिलेटिविस्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। So the relativistic force acting on the particle whose linear momentum is defined as F is equal to dp over dt. So this preserves classical mechanics in limit of low velocity. तो उसी वाले से उसी सेम पैटर्न के जरिए से आप क्या ले सकते हैं, इन सब की वेरिएशंस को स्टडी किया जा सकता है। गैमा कांस्टेंट है तो गैमा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एम भी बाहर आ जाएगा, एम नॉट, और वी लेफ्ट विद द एक्सेलरेशन। सो यू कैन से है दी वैल्यू एज आपके पास ये फार्मूला जो है वो डिफाइन किया जा सकता है इन दैट पर्टिकुलर सेंस। सो दिस एफ इज बेसिकली रिटन एज this is the gamma, this is m naught, and this is the u over t. So you can find it as acceleration here. So this is the relativistic acceleration. So you can define the relativistic force as in terms of f internally gamma times f naught. So this can be defined as in this way. तो उस तरह से आप इनको भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसके मुताबिक हम इनको प्रोसेस को लेके चलेंगे। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है ये हमने पहले भी पढ़ा था, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में देख सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड द मॉडिफिकेशन इन द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। So E is equal to gamma mc square minus mc square. So this gamma mc square is basically the relativistic part of the energy, and this is the rest part of energy. Actually, this is the m naught c square. So this matches the classical kinetic energy equation when U is much less than c, जो हमने last lecture में पढ़ा था। The term mc square is called the rest mass energy of the object and independent of its speed. The term gamma mc square is the total energy of the system, और जबकि E is the object depends upon speed and the rest energy of the system. However, if we combine these two things, a particle has energy by virtue of its mass alone,
A stationary particle with zero kinetic energy has energy proportional to its initial mass. So in this way, all small all small mass correspond to a numerous amount of energy, and it's basically the E is equal to mc square. सो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाले फार्मूला को अगर हम यूज़ करें तो हम मोमेंटम और ई की जो रिलेशनशिप है उनको स्टडी कर सकते हैं. सो इट इज़ यूजफुल टू हैव एक्सप्रेशन रिलेटेड द टोटल एनर्जी एनर्जी टू द सिस्टम. सो एज यू कैन सी हियर द पी, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर. ये किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? वेरी सिंपल वे टू कंप्यूट दिस फार्मूला. आप सिंपली जो है पी की वैल्यू डिफाइन कर दें एंड पी वाज इक्वल टू आपके पास था जी गैमा एम यू था यहाँ पे. तो आप अगर इसको रीअरेंज करते हैं और दोनों साइडों से स्क्वायर रूट ले लें और ई स्क्वायर को यूज करें तो यू विल डिफाइन दिस वैल्यू एज एम स्क्वायर यू स्क्वायर एंड दिस इज दी here you have E is equal to mc स्क्वायर. तो आप अगर इसका भी स्केल ले लेते हैं तो यू विल हैव दिस फॉर्मूला. तो आप नाम से ही देख सकते हैं कि आपका ये पार्ट तो ई स्केयर से कन्वर्ट होके ये बन जाता है. जस्ट पी स्केयर और सी स्केयर को मैनिपुलेट करना है और आप इजी तरीके से करके इन एक्सप्रेशन तक पहुंच जाते हैं. हम लास्ट टाइम जो है एक्सप्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे अपने लेक्चर के अंदर, वो दैट वाज लाइक दिस कि ई इज इक्वल टू ई स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम स्क्वेयर एंड सी फोर. अगर आप इनको रीअरेंज करें तो ई की वैल्यू जो है वो आपके पास डिफाइन हो जाती है अंडर रूट की फॉर्म के साथ पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी फोर एंड हेयर इज दी प्लस एंड नेगेटिव साइन. तो ये प्लस और नेगेटिव साइन जो है ये डिफाइन करते हैं कि किस नेचर का पार्टिकल है और उसकी कैसी एनर्जी होगी. इफ यू हैव अ पार्टिकल देन दिस एनर्जी विल बी पॉजिटिव, इफ यू हैव एंटी पार्टिकल देन दिस एनर्जी विल बी नेगेटिव. तो इस तरह से फिर आप एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशनशिप को और इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं. सो इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर चलें तो हम इनकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी स्टडी कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे और ये किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप हमारे साथ डिस्कशन और अपनी कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह हाफिज.